जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लाए हैं इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वैसे हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने पहले वीडियो को अपलोड कर रखा है, उसमें भी बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत, जो ओजोन लेयर होता है, वो कहाँ पाई जाती है, बताना है आपको। दोस्तों, आई होप कि आपने ओजोन परत ये नाम सुना होगा। ठीक है, तो बताना है आपको कि ये परत कहाँ पाई जाती है। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जितने क्वेश्चन है यहाँ पे टॉप 10 हमने दिया है। टॉप 10 मेरे देने का मकसद ये है कि हम आपको इस 10 क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद रहे। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, आप चाहे कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप इसको क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यानी पहले क्वेश्चन जो है उसका आप आंसर बताइए। अगर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसको हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को, जो ओजोन लेयर होता है वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जो आप पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी देखें, पृथ्वी जो है ग्लोब, ठीक है, इसका जो ग्लोब है आप देखेंगे तो कैसा है, तो गोल टाइप का है कुछ। ठीक है, इसी पृथ्वी के ना चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल के ना लेयर हैं, कई सारे लेयर में वो वायुमंडल है। देखते हैं कैसे। ये हो गई पृथ्वी, क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी एग्जैक्ट गोला नहीं है, वो जियोड आकार का है, इस आकार का है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल गोला नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये जियोड आकार का है, याद रखिएगा। लेकिन जब ये घूमती है तो हमको प्रतीत कैसे होती है, ग्लोब कैसा है, गोल है। ठीक ना। चलिए, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे इस प्रकार से क्या है, ये गोलाकार एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का एक खोल है, ठीक ना, ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। तो इसमें कई सारे लेयर होते हैं, आप देख सकते हैं। ये लेयर हो गया, ऐसे देख सकते हैं कितना लेयर है ना। तो ऐसे कैसे लेयर होते हैं, तो इन्हीं लेयर में, इन्हीं सतह परत भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ। जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये क्या होगी, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी के जस्ट ऊपरी जो लेयर होता है ना, पृथ्वी के जस्ट पास वाला जो लेयर होता है वायुमंडल का, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद जो मंडल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। यहाँ पे क्या होता है, समान ताप होता है, समताप मंडल, इसलिए इसका नाम बना है समताप मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ऊपर होता है मध्य मंडल। क्या होता है, मध्य मंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजोस्फेयर, है ना, मेजोस्फेयर। आगे होता है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं, आयन मंडल, आयन मंडल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आयनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर। इसके ऊपर होता है इस प्रकार से ऐसे, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या होता है, बाह्य मंडल। इस ये क्या है, बाह्य मंडल। इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। ये क्या हो गया, एक्सोस्फेयर। पहले क्या था, जो पृथ्वी के सबसे पास है, जो वायुमंडल का परत, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। जो इसके बाद है उसका नाम है समताप मंडल। जो उसके ऊपर है उसका नाम है मध्य मंडल। जो उसके ऊपर है उसका नाम है आयन मंडल। और जो इसके ऊपर है उसका नाम क्या है, बाह्य मंडल। ऐसे हम देख सकते हैं। ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला है लेयर क्षोभ मंडल है, दूसरा है क्या, समताप मंडल है, तीसरा है क्या, वो क्या बताइए, मध्य मंडल है, चौथा क्या है, तो आयन मंडल है, पांचवा क्या है, तो बाह्य मंडल है। इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ये जो ओजोन लेयर है वो किस परत में पाया जाता है, इन पांचों में से किन में पाया जाता है। देखिए, ये जो है ना समताप मंडल, ये वाला समताप मंडल, समताप मंडल में ही पाया जाता है। क्या, तो ओजोन लेयर। ठीक है, तो वायुमंडल का जो परत है समताप मंडल, उसी में क्या पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल के यहाँ चाहे स्ट्रेटोस्फेयर के हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी 20 से 35, ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, कहीं आपको मिलेगा 50, ठीक है, लेकिन यही मतलब समताप मंडल के अंदर ही पाया जाता है। बात समझ गए, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता दिया है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसके कई सारे लेयर हैं, उसी लेयर में से एक लेयर है समताप मंडल, उसी में पाया जाता है कौन, ओजोन लेयर, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन किस काम में आता है, तो ये सन से आती है जो पराबैंगनी किरणें, उन किरणों को सोख लेता है,
उन किरणों को पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आने देता है, ताकि अगर किरणें आएंगी तो क्या होगा, हमको बहुत सारे नुकसान, पौधे जीव जंतुओं को नुकसान होगा, ठीक है, काफ़ी यहाँ पे क्षति होगी। इसलिए ये जो यहाँ पे नेचुरली बना है यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन लेयर, वो क्या करता है, उन पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, ठीक है, वो उनको पृथ्वी पर आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये समझ गए आप, यहाँ पे क्या होगा, समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन जो होता है ना, ओजोन लेयर, वो किसका लेयर है, जो ओजोन बोले तो ओजोन का जो एक होता है अणु सूत्र होता है O3, ठीक है। तो O3 का लेयर लगा है बहुत सारा। तो ओजोन को आप समझिए क्या होता है उसका फार्मूला, तो O3 होता है, वो ऑक्सीजन जो परमाणु होता है उसके 3 परमाणु मिलकर बनाते हैं ओजोन का एक अणु, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यार कि ओम के नियम के लिए सूत्र है, तो जो ओम का नियम होता है, वो ओम का नियम एक्चुअली क्या होता है, उसके लिए सूत्र क्या दिया गया है बताइए। अगर आपको पता है तो अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। चलिए ओम के नियम के लिए सूत्र क्या है, ठीक है। ओम के नियम के लिए सूत्र होता है, बताइए वो क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ उसका आंसर, वो होता है V=IR, या कहीं की मिलता है क्या, तो R = V/I। तो इसको हम तो भाई बता दिया आंसर ये होता है, लेकिन उसको तो देख लें कैसे, ठीक है। ओम के नियम के लिए परिभाषा भी है, अगर किसी चालक तार में तापमान में कोई अंतर न हो, यानी तापमान समान रहे, तो उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा यानी I क्या होगी, वो उस चालक में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V के समानुपाती होगी या अनुक्रमानुपाती होगी। बात समझ रहे हैं, ये परिभाषा है। तो उसी परिभाषा को सूत्र रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे देखिए, मान लेते हैं क्या है, ये एक धारावाहिक चालक तार है ना, इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, धारा ये I प्रवाहित हो रही है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं। और इस चालक तार के किन्हीं 2 बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु A है और बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न हुआ है विभवांतर वो V है, क्या है, V है। जानते हैं ना कि विभवों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं की जो विभव है, उनके जो बीच का अंतर वो विभवांतर V है, लिखे हैं यहाँ पे। तो जो धारा प्रवाहित हो रही है I, वो 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर V के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए इस मान लीजिए यहाँ V समानुपाती I कह सकते हैं, ठीक ना। उसको आप ऐसे भी, अब इस जब इसको हटाएंगे यहाँ से, यानी इस समानुपाती जो यहाँ पे साइन इसको हटाएंगे तो यहाँ बराबर आएगा, जब बराबर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, R, ठीक है। और यहाँ पे I रहेगा, तो R क्या है बताइए, R क्या है, ये एक नियतांक है। यह इस फॉर्मूले का क्या है, ये नियतांक है। और इस नियतांक को क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि R क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये R को क्या बोलेंगे, तो R ये प्रतिरोध है ना, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो इसलिए अगर हम R निकालें यहाँ से, अगर यहाँ से इस फॉर्मूला से हम R निकालें तो क्या होगा, ये जो I है जो गुणा में है बराबर किधर आएगा, उसका भाग हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा, V/I। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये ओम का नियम आप समझ गए। ओम का नियम क्या होता है, उसके लिए फार्मूला ये हो सकता है और ये हो सकता है। अगर दोनों में से कोई आए कहाँ पे ऑप्शन में, तो आप दोनों में से किसी को मार सकते हैं। अगर दोनों में से अगर दोनों रहे तो ऑप्शन दिया होगा A और B या फिर B और C दोनों, तो आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, आप समझ गए कैसे, यहाँ पे समझा दिया है इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान कितना होता है। दोस्तों पहले जानना पड़ेगा हमको कि अम्लीय वर्षा होता क्या है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा बेसिकली क्या होता है, आप समझ रहे हैं कि ऐसी वर्षा है जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा हो, ठीक ना। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और आप लिखा है तो उस शब्द को पढ़ के आप समझ सकते हैं क्या उसका मतलब हुआ। तो ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा हो। भाई वर्षा में क्या होता है, वर्षा में पानी होता है, ठीक है। और उस पानी में किसकी मात्रा हो, अम्ल की मात्रा हो, तो उसी बोलेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है। जब वर्षा हो रही होती है तो उसमें अम्ल की मात्रा भी होती है, तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो उसका बताना है कि pH मान कितना होता है। अगर उस अम्लीय वर्षा का pH मान आप जांच करेंगे pH स्केल पे, तो उसका मान कितना आएगा आपको बताना है। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत सारे कारखाने, कल कारखाने होते हैं ना, ऐसे इससे धुआं निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, इसमें से निकलता है SO2
सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये निकलता है गैस। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आसमान में जाता है, भाई गैस से तो उड़ेगा ही ना, जाता है, और जहाँ बादल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे कंडेंसेशन प्रक्रिया होती है, उन इस मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बादल बन रहा है, इसमें जाके ये मिल जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, जल है ऑलरेडी पहले से। भाई बादल बनता है तो उसमें जल ही तो होता है, जलवाष्प तो होता है। चलिए, तो इसमें मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ के मिल जा रहे हैं तो क्या बनेगा भाई, जब SO2 जब मिलेगा H2O से तो क्या बनेगा, आप खुद सोचिए, बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनेगा, SO2 प्लस जल मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO4 तो बनेगा ना, ये बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब ये मिलेगा इससे तो क्या बनेगा, तो NO2 प्लस H2O, ये भी क्या बनेगा, ये HNO3 बनेगा, नाइट्रिक अम्ल। तो दोनों अम्ल ही तो हैं, हैं। तो इन कल कारखानों से ये गैस निकल रहा है, वो जाके बादल में मिल रहा है, बादल में जो पानी है उनसे इनका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे केमिकल हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी यहाँ पे इस चीज़, तो ये क्या बन जाएगा, उस वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा हो जाएगी। ये अम्ल ही तो है, ये अम्ल ही ना है, तो अम्ल की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो वर्षा का जो पानी होगा वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। बात समझ गए। तो बताना है कितनी उसकी pH मान होती है। दोस्तों जो इसका pH मान होता है अम्लीय वर्षा का, वो कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। बात समझ गए, 5.6 से कम होता है। ठीक है, बात समझ है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, से कम, तो अम्लीय वर्षा का pH मान इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है या कोई एनिमल बॉडी होती है, ठीक है, उसके शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब पता है आपको आंसर, तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा के अब उसको समझते हैं। चलिए, तो क्या होता है, कहने का मतलब नहीं, इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मानव मस्तिष्क का एक कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो बताइए वो कौन सा भाग है, अग्र मस्तिष्क है कि मध्य मस्तिष्क है कि पश्चिम मस्तिष्क है, तो ऐसा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इस प्रकार से जो ऐसे होता है, इससे जो होता है ये क्या है, ये मानव मस्तिष्क है। ठीक है, इस प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से ऐसे होता है ना, ये क्या हो गया, ये मानव मस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट होता है, ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, जो सोचने समझने कुछ चीज़ को याद रखने, ठीक है, याददाश्त वाला जो चीज़ होता है, वो कौन करता है, तो ये इसका नाम जो है सेरिब्रम, ये करता है। इसका नाम जो सबसे बड़ा वाला होता है पार्ट, इसको कहते हैं भेजा। क्या कहते हैं, भेजा। तो ये सब काम करता है, सोचने वाला, समझने वाला, कुछ चीज़ याद रखने वाला। ठीक है, कोई चीज़ प्रेशर झेलने वाला, मैंने भाई कोई याद चीज़ रखेगा तो कोई प्रेशर रहेगा, तो सब कौन करता है, तो ये करता है। इसका नाम है सेरिब्रम। ठीक है, बेसिकली मस्तिष्क के ना 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको बांटा गया होता है, कौन कौन, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो से इतना जो पार्ट होता है ना, इतना, ये क्या होता है, ये अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क। ठीक है, तो इसी का पार्ट कौन है, तो सेरिब्रम है। ये वाला जो पार्ट है सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। ठीक है, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, उसमें ये सब आते हैं, इतना जो हिस्सा होता है वो आता है। ठीक है, जिसमें ये कह सकते हैं, ये सेरिबेलम, पोंस और मेडुला। सेरिबेलम यहाँ पे पोंस होता है, यहाँ पे ये मेडुला होता है। ठीक है, तो इतना पार्ट किसमें आते हैं, पश्च मस्तिष्क में आते हैं। तो दोस्तों शरीर का जो बैलेंस बनाने का काम रखता है, जो मतलब शरीर को बैलेंस बनाए रखने में जो मदद करता है, अगर वो ना सही से काम करे तो हमारा शरीर बैलेंस नहीं हो पाएगा, हमें यहाँ से वहाँ इधर से उधर गिर सकते हैं। ठीक है, हमारा हाथ काम नहीं करेगा, हमारा आँख या फिर जो हम कुछ बोल पा रहे हैं वो कुछ सही से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बैलेंस बना है पूरे बॉडी का, वो उसमें सबसे अधिक जो रोल होता है, भूमिका होती है, किसकी होती है, तो इस पार्ट का होता है। इसका नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है, सेरिबेलम, सेरिबेलम है। ये किसका पार्ट है, तो ये पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। किसका पार्ट है, तो पश्चिम मस्तिष्क का, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो कौन होता है, तो कहेंगे यहाँ पे सेरिबेलम। कौन कहेंगे, सेरिबेलम।
ठीक है, इतना बात समझ गया। तो सेरिबेलम कोई पूछेगा या फिर आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो क्या बताएंगे किस मस्तिष्क का पार्ट है, तो वो पश्च मस्तिष्क का पार्ट है, अब उसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं और इसमें लिख देते हैं 5.6 से कम होता है पीएच मान, आम्लीय वर्षा का याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि पुष्प में मादा प्रजनन अंग कौन सा है। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर आप पहले कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैंने ये मौका दिया है ताकि आपको पता हो, तो भाई अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से उत्तर नहीं देंगे तब तक अपने आप पर विश्वास आपको नहीं होगा। ठीक है, कि भाई कितना आपको पता है, आप कितना जानते हैं। तो आपको ये होना चाहिए अंदर से कि आप खुद उस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें, ताकि आपको जो याद होगा वो निकल के बाहर आएगा, है ना। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा, पुष्प में मादा प्रजनन अंग कौन होता है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों पहले हम देखते हैं पुष्प को। ठीक है, पुष्प के मादा और जो उसके नर भाग होते हैं उसको समझते हैं, वो कौन कौन होते हैं। उसमें हम समझेंगे कि कौन इसके मादा भाग हैं, वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैंने पहले कह दिया है, इसका आपको आंसर पता है तो अपना आंसर आप पहले कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो पुष्प में मादा प्रजनन देखते हैं पहले पुष्प को। पुष्प कैसे होता है, तो ऐसे कुछ होता है पुष्प। ठीक है, ऐसे होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक कोई डाउट है। चलिए ये क्या हो गया, इसमें से कुछ इस प्रकार से निकला होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे, इसको अगर हम मिटा दें, ऐसे तो होता है फूल में अक्सर होता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आके ऐसे बना के ऐसे ऐसे बना होता है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से क्या होता है, ऐसे कुछ निकली होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे निकला होता है, बात समझ रहे हैं। चलिए आपको बता दें, ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये वाला, ये जो पार्ट, ये वाला है ना पार्ट, जिसको पकड़ते हैं, पकड़ के कहते हैं, इसे प्रपोज करते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इसको जो पकड़ते हैं हाथ से, इसका नाम है वृंद। क्या नाम है, वृंद। इसके ऊपर जो पार्ट है, ये वाला जिस पर पुष्प विराजमान होता है, जिस पर पुष्प आसन होता है इसका, इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये पत्ता के रूप में होता है, हरा हरा पत्ता होता है। जब फूल कोढ़ी के रूप में होता है ना, तो उस मतलब अंदर जो फूल होता है उसको ढके रहता है। ठीक है, जो कोढ़ी होता है वो जब फूल बड़ा होता है तो ये कोढ़ियाँ नीचे आके लटक लटक जाता है। ये नीचे क्या होता है, इसको ये लटक लटक, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो इसको हम फूल कहते हैं, जिसको हम सूंघते हैं और देखते हैं, भाई कमल का फूल आप देखे होंगे तो क्या होगा, वो लाल होता है। आप देखे होंगे गुलाब का फूल तो क्या होगा, जो पार्ट गुलाबी होता है वही क्या कहलाएगा, उसका दलपुंज, ये वाला दलपुंज। बात समझ रहे हैं। तो इतना चीज़ समझ गए ना, ये तो खैर उसके पार्ट के अलग नाम हो गए। हम चलते हैं अब उसके जो प्रजनन अंग वाले जो होते हैं हिस्सा, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से हमने बनाया है ये वाला, ये ऐसे ऐसे जो था, ऐसे है ना, ऐसे। ये आप देख रहे हैं सुराही की तरह जो है, ये मादा पार्ट है। ये क्या है, ये मादा पार्ट है, ये मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, इसको कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जायांग। समझ गए बात को। अब इस पे देखेंगे आप, इसके साइड साइड ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ये वाले ऐसे लगे हुए हैं ना, ऐसे लगे हुए हैं ना, लगे नहीं, ऐसे लगे हैं कि नहीं लगे हैं बताइए। ऐसे अक्सर आप फूलों में देखेंगे लगे रहते हैं। तो इस पार्ट को सिर्फ अगर एक निकाल लें यहाँ से, अगर हम सिर्फ इसको ऐसे करके एक निकाल लें यहाँ से, तो इस पार्ट को बोलते हैं हम नर भाग। क्या बोलते हैं, नर भाग बोलते हैं इस पार्ट को, नर भाग होता है। और ये क्या कहते हैं, इसको पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। समझ गए बात को। तो जो मादा प्रजनन अंग होता है, टोटल पार्ट को क्या बोलते हैं, जायांग कहते हैं। ठीक है, और जो नर होता है प्रजनन अंग, उस टोटल पार्ट को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे
ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना कहना था कि मादा प्रजनन अंग कौन सा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जयांग है, ठीक है। या फिर इसके अंदर आप अगर चलें तो आपको मिलेगा क्या क्या, ठीक है। इसका यहाँ पे सबसे जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सबसे ऊपरी पार्ट वाला को वर्तिकाग्र। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोला जाता है वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। बात समझ रहे हैं? ये सबसे ऊपरी पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। और जो ये वाला जो हिस्सा है वर्तिकाग्र से नीचे वाला और अंडाशय से ऊपर वाला, इसको बोलते हैं वर्तिका। और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला इतना, ये क्या है? ये अंडाशय है। क्या है? ये अंडाशय है, अंडाशय। तो समझ गए? अगर क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन मादा प्रजनन अंग है पुष्प में, तो आप कह सकते हैं वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है, ठीक है। या अगर सिर्फ आएगा जयांग, तो जयांग में आप ये तीनों आ जाएगा। ये मेनली वो ऑल ओवर क्या कहेंगे, उसको हम जयांग कहेंगे, ठीक है। और जयांग के अंदर ये तीनों आ जाएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। समझ गए? नर में देखते हैं तो नर में ऐसे जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला गोल दिख रहा है, इस वजह से गोल दिख रहा है, ये गोल का जो इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश, परागकोश, ठीक है। अब इस गोलका के अंदर महीन महीन क्या होते हैं? पार्टिकल्स भरे होते हैं, ठीक है, कण भरे होते हैं, उसको कहते हैं पराग कण। तो इसके अंदर क्या भरे होते हैं? तो पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। समझ गए? अब जो नीचे इसके ऐसे लकड़ी जैसा है, ऐसे ना दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे है ना, सब जगह ऐसे ऐसे लकड़ी जैसे ऐसे, ये है, इसको बोलते हैं एंथर। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या है कि नर जो प्रजनन अंग है, इसके भी तीन मुख्यतः पार्ट है। कौन कौन? पहला परागकोश है। कोश मतलब क्या होता है? कोई स्थान होता है। कोश मतलब क्या होता है? कोई खाली स्थान होता है, इसमें कुछ भरा होता है। तो जो ये खाली स्थान है, मतलब खाली जो कह सकते हैं ना, कोश में क्या होता है? मतलब कुछ रखा जाता है ना। तो वैसी चीज़ है यहाँ पे कोश। कोश क्या? तो इसमें क्या रखा है? तो परागकण रखा है। इसमें जो पार्टिकल्स के रूप में यहाँ पे है वो क्या है? परागकण है। तो कह सकते हैं कि जो परागकण होते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। ये परागकोश है, गोला वाला पार्ट, इसके अंदर क्या है? परागकण है। और जो नीचे वाला पार्ट है ऐसे क्या है? वो पुंकेसर है। समझ गए बात को? तो मेनली आप कहेंगे कि जो नर प्रजनन अंग और जो मादा प्रजनन अंग होता है, नर को क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं, और मादा वाला क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। नर में क्या क्या आता है? तो परागकोश, परागकण और पुंकेसर आता है। और मादा में क्या क्या आता है? जिसको कहते हैं जयांग। उसमें आता है कौन कौन? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इतना समझ गए? तो यहाँ पे आएगा पुष्प में मादा प्रजनन कौन है, तो तीनों में से कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो आप बता देंगे। याद रखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये क्या है? ये मादा प्रजनन अंग हैं। और याद रखिए पुंकेसर, परागकोश और परागकण, ये क्या है? ये नर प्रजनन अंग है पुष्प के अंदर, फूल के अंदर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 6 पे। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं। उसको बोलते हैं इंग्लिश में मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं काफी डीपली क्वेश्चन को। कह रहे हैं मानव हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं। तो पहले बनाएंगे हम मानव हार्ट को। मानव हार्ट होता कैसे है? आपको ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि मानव हार्ट बना के उसमें उसको दर्शाएं और उसके नामांकित चित्र को बताएं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होता है, क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं मानव हार्ट को। देखिए यहाँ से कैसे बनाया जाता है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऐसे आके ऐसे चले जाइए, इससे आके ऐसे चले जाइए। ऐसे आके ठीक है। फिर यहाँ से आके ऐसे ऐसे
होता है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मानव हार्ट, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, या फिर बहुत सारा दिया है चित्र, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया है, भारत भवन में दिया है, ठीक है। या आप नेट से सर्च कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये आसान है, ईजी है, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, थोड़ा आसान से आप देखिए ध्यान से। ये जो है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पे वाल्व होते हैं, ये वाल्व है, ये ब्लड को जाने आने से रोकते हैं कहीं ना कहीं और उसको जाने देते हैं, ये रास्ता है, ब्लड के जाने का रास्ता है, ये है वाल्व। वाल्व क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे है, तो कोई चीज़ ऊपर से गिरेगा, ऊपर से नीचे चल जाएगा, लेकिन क्या नीचे से ऊपर आ पाएगा, जब आएगा तो ये पकड़ना बंद हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो इसलिए वाल्व लगे होते हैं। जो आप हवा भरते हैं साइकिल के टायर में, तो क्या होता है ट्यूब में, तो हवा भरते हैं तो हवा तो चल जाता है अंदर, लेकिन बाहर थोड़ा ना आता है, तो वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि अंदर का हवा बाहर ना आए, वो जब बाहर आने के लिए प्रेस करे तो बंद हो जाए, जो उसके द्वार पे, उसके छिद्र पे लगा हुआ है वाल्व, ठीक है। तो चलिए, वैसे कुछ ये भी है, तो ये है, इसको बोलते हैं महाशिरा, क्या बोलते हैं, महाशिरा। ये जो पूरे बॉडी का जो वी ऑक्सीजनित खून होता है, फिर अशुद्ध खून होता है जिसमें CO2 मिला होता है अधिक मात्रा में, उन सभी खून को क्या करता है, इस महाशिरा के थ्रू क्या होता है, वो हार्ट में आता है खून, यहाँ से हार्ट में आने के बाद से वो पहुँचता है इस पार्ट में, ठीक है। उसके बाद से पहुँचता है इस पार्ट में, यहाँ से जब यहाँ से पहुँचेगा ना, तो क्या होगा, खून यहाँ पे आएगा तो इसमें गिर जाएगा, इसमें जब गिरेगा तब ये पंप होगा, तो यहाँ से निकल के इसमें जाएगा, जाएगा ना, ऐसी बात है। यहाँ जाने के बाद कहाँ आएगा, ये इसमें आएगा, इस पार्ट में आएगा, ठीक है। इस पार्ट में आने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जब ये पंप करेगा, ये वाला लेयर इतना मोटा क्यों है, क्योंकि इसको ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो खून आया होता है वो शुद्ध होता है बिल्कुल, तो यहाँ पे जब ज़्यादा फोर्स करेगा तो इसको पूरी बॉडी में भेजना होता है यहाँ से खून को, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये बायां पार्ट है। तो ये वाला जो पहला उसको बोलेंगे हम, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अलिंद, क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, और जो निचले हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नील है। तो ये होगा दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दायां नील है, दायां नील है, और ये बायां नील है। तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नील है, बायां नील है, ठीक है। इतना समझ गया। तो मिलने कितने हैं, यही जो देख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं चार को जो बोले हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नील है और बायां नील है, तो इसी को आप देख रहे हैं चार को हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं कोष्ठ, हार्ट के यही चार को कोष्ठ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं, मानव हार्ट में यही कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब खून जौना जौना कोठा में पहुँचता है उसी को बोलने के चार को कोष्ठ। पहले इसमें पहुँचेगा, पहले कहाँ पहुँचेगा, तो पहले पहुँचेगा दायां अलिंद में, फिर कहाँ पहुँचेगा, तो दायां नीले में, फिर कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे बायां अलिंद में, फिर कहाँ पहुँचेगा, तो बायां नीले में, फिर वहाँ से पहुँचेगा पूरे बॉडी, ठीक है। आपको हम जब हार्ट पढ़ाएंगे तो पूरा आपको डीपली बता देंगे इसके बारे में हर एक चीज़, ठीक है, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन ना छूटे। अभी इसमें कुछ बहुत कुछ बताया नहीं हो, ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर चाहिए वो मिल गया। कितने होते हैं, चार होते हैं, समझ गया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। जो ऑक्सीजन होता है यानी जिसका हमारे लाइफ में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंस रोल है, उसकी संयोजकता कितनी होती है बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं काफी डीपली। जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, तो 8 होता है। कितना होता है, तो 8 होता है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 6 आएगा, ठीक है। जो 2 होगा वो होगा पहली कक्षा में, ठीक है। ऐसे जो परमाणु है, ऐसे ये नाभिक हो गया, ये उसकी कक्षाएं हो गई। ये के कोष हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, एल कोष आएगा, यानी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा कोष। तो जो के कोष में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पे एल में कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 अंतिम कह सकते हैं। तो अंतिम कक्षा में या फिर 72 कक्षा में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कोई परमाणु होता है वो अपने अंतिम कक्षा में कितना चाहता है, तो कम से कम वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि वो उसकी अष्टक पूरा हो जाए, वो अपने निकटस्थ किसी अक्रिय परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ही है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ये अष्टक पूरा करे, ठीक है, तभी ये निष्क्रिय होगा, और यानी कहीं किसी अदर
तत्व से परमाणु से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 कहीं से लेगा ना, किसी अदर परमाणु से। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए, यहाँ पे 8 करने के लिए जो 2 ले रहा है कहीं से, ठीक है, यही 2 क्या कहलाएगा, इस ऑक्सीजन की संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अपने O2- इस आयन के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पे क्या है, O2-, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। जब उसको लिया जाएगा तो भाई नेगेटिव चार्ज तो लेके आएगा अपने साथ, और यहाँ पे क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, यहाँ से त्यागा जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, यानी यहाँ से नेगेटिव जो चार्ज है वो हट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। तो 2 लिया गया तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया गया, तो O2-। ठीक है, तो बात समझ गया कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर रहा है, या फिर अपने निकटस्थ किसी करीब परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर रहा है। बात समझ गए इतना। चलिए, बहुत ईजी है, आप कह सकते इजी वे में कि जो परमाणु, ठीक है, अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के, ठीक है, अपना अष्टक पूरा कर ले, ठीक है, उससे ही जितना इलेक्ट्रॉन लिया और दिया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, उस परमाणु की संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके हो रहा था इसका अष्टक पूरा ऑक्सीजन का, तो वही 2 क्या कहलाएगा, इसकी संयोजकता कहलाएगी। तो कितना कहलाएगा, यहाँ पे 2 कहलाएगा। ठीक है, 2 होगा, कितनी होती है, 2 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है परागकण किसने बनते हैं। जो परागकण होते हैं, हमने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि पुष्प में जो मादा होता है, इस क्वेश्चन में बताया था कि जो नर भाग होते हैं इसको पुमंग कहते हैं, उसमें जो 3 पार्ट होते हैं, परागकोश, परागकण और पुंकेसर, उसमें जो परागकण होता है वो बनता किस में है, तो हमने बताया था कि परागकोश में कुछ महीन पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसी कण को बोलते हैं परागकण, और जिसमें बनते हैं उसको परागकोश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे था ना, ऐसे करके, तो ये जो है, ये बड़ा वाला जो है इस प्रकार से गोला टाइप के, क्या है, कोश है, ये परागकोश है। क्या है, परागकोश है। तो परागकोश में ऐसे जो महीन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन महीन पार्टिकल्स को बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। ठीक है, ये क्या है, ये पुंकेसर है, पुंकेसर। तो हमको बताना है कि परागकण किसमें बनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, परागकोश में। क्या बनते हैं, तो परागकोश में बनते हैं। ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि बुझा चूना का सूत्र क्या होता है। जो बुझा चूना होता है, बुझा चूना इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वो बनता कैसे है पहले, फिर उसका सूत्र हमको वहीं से तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2O है, ये इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो द्रव होती है, तो इसको हम लिक्विड L से दिखाते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी ये इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है। यहाँ पे S दिखा है सॉलिड से। जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जल है ऐसे। ठीक है, हम इसको आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे जल है, जल में क्या है, H2O है भाई। ठीक है, अब इसमें जब ये डाला गया, ये CaO डाला गया, कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया, इसको बोलते हैं कली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना। जब डाला गया उसको जल में, तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, बताइए, ये बनाएगा CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी यही क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा चूना है। ये क्या है, बुझा चूना। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाते हैं, तो जल में मिलने के बाद क्या बन जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, जब इसको आप डालेंगे ना, ये जो बिना बुझा चूना है, तो क्या करेगा, जब डालेंगे जल में तो थोड़ा सा उष्मा उत्पन्न होगी, हीट जनरेट होगा, और क्या बनेगा, जो पानी बनेगा चूने का पानी, वो क्या कहलाएगा, बुझा हुआ चूना कहलाएगा। बात समझ गए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला होता है बुझा चूना का, CaOH2 हो गया। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, 10 पे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट तो खुद पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या है, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है, इसका ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। दोस्तों, हम देखते हैं ध्यान से कि जो अवतल दर्पण होता है, इसमें वस्तु को कहाँ रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब जो बने वो समान आकार का बने। तो
तो आपने अगर पढ़ा होगा अवतल दर्पण में वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, तो उसमें आप इसको भी पढ़े होंगे। जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है बताइए, यहाँ से लाइट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ये किरण जो जा रही है ये इस मुख्य समानांतर है, जाएगी तो क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस हो जाएगी ना, इसे मुख्य फोकस से होके जाएगी, कोई डाउट है। और एक किरण जो फिर यहाँ से जा रही है, ऐसे जो जाएगी मुख्य फोकस से होके, ऐसे ऐसे होके जाएगी, ऐसे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। कोई भी किरण जो आती है मुख्य फोकस से, ठीक है, और जाती है दर्पण पर, तो परिवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। या कोई किरण जब जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। देखिए अब ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, यहाँ पे काट रही है ना, कि यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ से हम इस पे एक लंब डाल देंगे, ऐसे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, हमको यही प्रतिबिंब मिल रहा है। ये वस्तु है ए बी, और इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ मिल रहा है ए डैश बी। तो ए बी और ए डैश बी क्या है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, और दोनों समान आकार का है, ठीक है। उल्टा है और वास्तविक है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो वस्तु है ए बी, इसका जो प्रतिबिंब है इस मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसलिए उल्टा होगा। और वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक है, जाहिर सी बात है, इसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और समान आकार का है। कोई डाउट है नहीं। तो आप क्या कहेंगे, हम कहाँ रखा जाए ना, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र पर। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो ये रहे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ, ये साइंस वाला चाहे आप मैथ वाला डालूँगा। और जो जितने क्वेश्चंस हैं मेरे अवेलेबल मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट करिए। जितने प्लेलिस्ट हैं बहुत सारे हैं, उसमें मैं डाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उस पर जाके आप देखिए, सभी क्वेश्चन का लाभ उठाइए। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।